मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के विषय में, जिसके अंतर्गत हम 1885 से लेकर के 1905 तक जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे तो आपकी परीक्षाओं में जितने भी अधिवेशन हुए थे 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर के भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति तक जितने अधिवेशन हुए थे सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, किस स्थान पर हुआ था और किस अधिवेशन में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम लोग जो शुरुआत के जो 21 वर्ष थे 1885 से लेकर 1905 तक, जिसको कि उदारवाद का दौर भी बोला जाता है, तो इस बीच जितने भी अधिवेशन हुए उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो वैसे तो मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और संस्थापक कौन थे। तो भाई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको एओ ह्यूम भी बोला जाता है, जो कि स्कॉटलैंड के थे। तो इन्होंने इसकी स्थापना की कब? 28 दिसंबर 1885 को। अगर हम बात करें इसके प्रथम अधिवेशन की, तो जो पहला अधिवेशन था जो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, बंबई में हुआ था। काफी बार पूछा गया है कब हुआ था, तो 1885 मैंने बताया 28 दिसंबर 1885। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक सदस्य कौन कौन थे और दूसरी सारी चीजें मैंने बताई हुई है। प्रथम अधिवेशन में क्या क्या हुआ था, तो 9 प्रस्ताव रखे गए थे। 9 प्रस्ताव रखे गए प्रथम अधिवेशन में, और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। हालांकि वो इसके संस्थापक सदस्य जरूर थे, लेकिन वो कलकत्ता में अपने दूसरे संगठन के काम में बिजी थे, तो वो यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए। तो ये चीज भी पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, एक पत्रिका प्रकाशित होती थी मद्रास से। तो मद्रास से जो पत्रिका निकलती थी उसका नाम था हिंदू, और इस पत्रिका ने 28 दिसंबर 1885 से पहले एक समाचार प्रकाशित किया अपनी पत्रिका में, और उस पत्रिका में इसने ये बोला कि आगे कुछ ही समय में एक राष्ट्र स्तर की संस्था का गठन होने वाला है। मतलब कि इसने एक घोषणा कर दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी कोई बड़ी संस्था स्थापित होने वाली है। तो ये एक तरह से इसकी भविष्यवाणी तो नहीं बोल सकते, मतलब सारे नेता वेता जुड़ गए थे, बातचीत हो रहा था। तो सबसे पहले किसने इसको प्रकाशित किया, तो ये हिंदू समाचार पत्र जो मद्रास से निकलती थी, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापित होने के पहले प्रकाशित हो चुका था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था, तो ये भी काफी बार पूछा गया है। बात करते हैं दूसरे अधिवेशन की। दूसरा अधिवेशन जो कि कलकत्ता में आयोजित हुआ था। कहां आयोजित हुआ था दूसरा अधिवेशन? कलकत्ता में। कब हुआ था? तो 1886 में, और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। देखिएगा, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, और ये भी पूछा जाता है कि जो दादा भाई नौरोजी हैं, जिनको कि द ग्रेट ओल्ड मैन बोला जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, तो इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। कब कब की है? 1886 में, 1893 में और 1906 में। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो तीनों अधिवेशन है किन किन स्थानों पर आयोजित हुआ था। भाई पहला वाला तो मैंने बता दिया, कलकत्ता में, बस आपको 2 ही बताना है। वैसे वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको पता चलता जाएगा। तो जल्दी से आप लोग अभी इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छा, जो दूसरा अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ था, मैंने बताया था कि इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, तो उसने कलकत्ता में कांग्रेस प्रतिनिधियों को जो बाहर से आए हुए थे उनको गार्डन पार्टी, जिसको क्या कहते हैं, उद्यान भोज हिंदी में, तो ये दिया था, मतलब कि पार्टी दिया था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ था 1887 में। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी वो एक पारसी थे, और इसके बाद फिर यूरोपीय भी आपसे पूछा जाता है, जो आगे मैं बताऊंगा। अच्छा, इस तीसरे अधिवेशन में एक नारा दिया गया था, कांग्रेसी बनो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेसी बनो का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था, या फिर कहां दिया गया था? कांग्रेसी बनो
ये नारा दिया गया था। कहाँ पर? तृतीय अधिवेशन मद्रास में। इस वक्त चौथा अधिवेशन ये हुआ था इलाहाबाद में, मतलब आज का प्रयागराज। पहले इलाहाबाद था पहले, योगी जी ने इसको फिर से प्रयागराज कर दिया। तो इलाहाबाद में 1888 जॉर्ज यूल इसने जो है अध्यक्षता की थी। प्रथम यूरोपीय, पूछा जाता है प्रथम यूरोपीय कौन था जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। देखिएगा, जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, एओ ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, कांग्रेस के संस्थापक थे, उन्होंने कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। वो जो है कांग्रेस के महामंत्री थे। 1885 से लेकर के आगे लगभग 1905 तक कांग्रेस के महामंत्री थे, लेकिन कभी भी अध्यक्षता नहीं की। तो जॉर्ज यूल पहले यूरोपीय जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माफी चाहूंगा, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। तो लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से आते थे और उग्र विचारों वाले नेता थे, तो ये जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिसमें इन्होंने भाग लिया वो यही चौथा अधिवेशन इलाहाबाद वाला अधिवेशन था। अब देखिएगा, जो ब्रिटिश सरकार थी ना, वो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन अर्थात 1887 तक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति उदार रवैया रख रही थी। कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में, तो वहां का जो गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर, उसने तीसरे अधिवेशन के आयोजन के लिए वहां पर सुविधाएं दी थी। लेकिन आगे चल करके ना 1887 के बाद कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का जो रवैया है वो बदल जाता है, क्योंकि काफी सारी जो चीजें हैं कांग्रेस सरकार के खिलाफ करना शुरू कर देती है। तो अब जो है ब्रिटिश सरकार को लगने लगता है कि उन्होंने जिस उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना का रास्ता तैयार किया था वो चीज जो है कामयाब नहीं हो रहा है। तो अब जो है ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की आलोचना करना शुरू करती है। तो अब क्या होता है, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए या फिर कांग्रेस की शक्ति को कम करने के लिए दूसरा एक दल खड़ा किया जाता है। स्पेशली मुसलमानों को जो है हिंदुओं से भड़काया जाता है कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं की संस्था है, क्योंकि कांग्रेस में बहुसंख्यक जो नेता थे वो हिंदू थे, हालांकि मुस्लिम भी थे। बदरुद्दीन तैयब जी, उन्होंने अध्यक्षता भी की, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम थे वो थोड़े से अल्पसंख्यक थे कांग्रेस में। तो इस चीज का फायदा उठाते हैं अंग्रेज और मुस्लिमों को भड़काना शुरू कर देते हैं कि कांग्रेस में शामिल मत हो, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो हिंदुओं की संस्था है। और सर सैयद अहमद खां जो कि इस समय बहुत बड़े मुस्लिम लीडर थे, साथ ही बनारस के राजा शिव प्रसाद जिनको सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी, तो इनको जो है कांग्रेस बहलाना फुसलाना शुरू करती है और आगे चल करके यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना होती है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तो ये जो संस्था थी ये कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा ही स्थापित की गई थी, ताकि कांग्रेस के प्रसार और लोकप्रियता को रोका जा सके। इसी बीच वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के लिए एक वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। देखो, जो डफरिन था ना, पहले तो वो कांग्रेस का काफी साथ दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि कांग्रेस को उसने बनाया है। हालांकि भारतीय लोगों की ये जरूरत थी, आवश्यकता थी, और अंग्रेजों को भी इस तरह के किसी संस्था की आवश्यकता थी ताकि जो भारतीय हैं वो कोई उग्र आंदोलन न करें, और ऐसे संस्था से जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे चीजें होती रहेगी। तो ये उसने सोचा था डफरिन ने, लेकिन उसने जैसा सोचा था वैसा हो नहीं रहा था, इसीलिए वो इस तरह का उटपटांग वक्तव्य देता है कांग्रेस के लिए। तो ध्यान रखना, ये इसी बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं पांचवें अधिवेशन की ओर। पांचवा अधिवेशन बंबई में हुआ था 1889 में। देखो, पहला अधिवेशन बंबई में, उस बाद पांचवा अधिवेशन फिर बंबई में 1889 में। अध्यक्षता किसने की थी? विलियम बेडरबर्न। तो जिन यूरोपियों ने कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी वो भी पूछा जाता है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता यूरोपीय ने की है या नहीं की है, इस तरह से। अभी हम लोगों ने देखा जॉर्ज यूल। तो ये पांचवा अधिवेशन बंबई में हुआ। यहाँ क्या स्पेशल हुआ? तो इसमें 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया। मतलब कि जो
मताधिकार, क्योंकि जो भारतीय थे कांग्रेस के जो नेता थे वो मताधिकार की मांग कर रहे थे। और जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे ना, उनके लिए ये बोला जा रहा था कि मनोनीत करने वाले सदस्यों को चुन करके भेजा जाए, मतलब उनको जो है वोट के द्वारा कार्यकारिणी परिषद में भेजा जाए। तो इस मताधिकार के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। तो ये इस अधिवेशन में पारित किया जाता है। इसके बाद देखिएगा, कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया। इस अधिवेशन के बाद ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने इंडिया नाम की पत्रिका निकाली जाती थी इस कमेटी के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रखना। और इस पत्रिका के संपादक कौन थे भाई? विलियम डिग्बी। तो ये 5वें अधिवेशन के बाद हुआ। और अब ना जो कांग्रेस के नेता थे उनको ये लग रहा था कि भाई हम जो है अपने दल का, अपने संस्था, अपने संगठन का प्रचार प्रसार इंग्लैंड में भी करते हैं, वहां के लोगों के बीच अपनी समस्याओं को रखते हैं, जिससे उनको, जो वहां अंग्रेज हैं इंग्लैंड के, उनको जो है हमारी समस्याओं के बारे में पता चलेगा, तो वो जो है हमारे प्रति सहानुभूति रखेंगे। तो ये चीज वो लोग करते हैं और इंग्लैंड में भी भारी प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद 6वां अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कब हुआ था? 1890 में। फिरोज शाह मेहता, ये भी काफी बड़े लीडर थे उस समय के। तो फिरोज शाह मेहता, कलकत्ता अधिवेशन 1890, 6वां अधिवेशन। इसमें क्या विशेष हुआ था? तो इसमें कांग्रेस की प्रथम महिला सदस्य ने भाग लिया था। कौन थी भाई? ये कादम्बिनी गांगुली, जो कि स्नातक थी, ग्रेजुएट थी, प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली। तो ये जो है इसमें शामिल होती है। तो ये भी पूछा गया है। इसके बाद देखिएगा 7वां अधिवेशन, जो कि नागपुर में हुआ था 1891 में। कब हुआ था? 1891 में 7वां अधिवेशन, नागपुर, महाराष्ट्र। पी आनंद चारलू, खाली आनंद चारलू भी बोला जाए तो ठीक है। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का दूसरा नाम दिया गया राष्ट्रीयता, मतलब बोला गया कि हमको जो है राष्ट्रीयता अपनानी है, इस टाइप से। तो कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका पूरा नाम भी ना। 8वां अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में 1892 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी वही थे जिन्होंने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुआ? तो यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था, मतलब कि यह अधिवेशन इंग्लैंड में होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। मतलब देखिएगा, अगर ये अधिवेशन इंग्लैंड में होता तो वहां के जो अंग्रेज भारतीयों के प्रति सहानुभूति रख रहे थे वो भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल होते और अपने विचार व्यक्त करते। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि इंग्लैंड में भी इन्होंने अपनी एक संस्था स्थापित की, अपनी एक शाखा स्थापित की और इंग्लैंड में भी प्रचार प्रसार किया। तो इनका उद्देश्य, इन्होंने सोचा कि भाई एक अधिवेशन क्यों ना हम इंग्लैंड में भी करें, लंदन में। तो ये हो नहीं पाया। तो ध्यान रखना, 8वां अधिवेशन जो कि इंग्लैंड में प्रस्तावित था। 9वां अधिवेशन हुआ था लाहौर में, लाहौर पंजाब, 1893 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ना कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी, 1886 में, 1893 और 1906 में। तो जो पहला मतलब जो दूसरा अधिवेशन जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की वो था लाहौर में, 1893, दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। देखो ये मांग पहले भी की जा रही थी लेकिन स्पेशली जो है कांग्रेस के अधिवेशन से 9वें अधिवेशन में 1893 में ये मांग की जाती है कि जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा ICS, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, तो ये जो है भारत में भी करवाया जाए ताकि भारत के जो परीक्षार्थी हैं जो इस परीक्षा को देना चाहते हैं उनको काफ़ी सहूलियत हो सके। 10वां अधिवेशन है जो कि हुआ था मद्रास में 1894 में। अल्फ्रेड वेब ने इसकी अध्यक्षता की थी। बस नाम याद रखना है क्योंकि यूरोपीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। 11वां अधिवेशन पूना में हुआ था 1895 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे और पहले अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए थे, तो इन्होंने कांग्रेस के 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ हुआ था भाई? पूना में। पूना वही स्थान है जहां पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित होना था लेकिन हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि प्लेग फैल गया था। अच्छा, इस अधिवेशन में, इस 11वें अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने महादेव गोविंद रानडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से
बंद करवा दिया। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। 12वें अधिवेशन की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। 12वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था 1896 में, और इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने। और इसमें क्या खास हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया, जिसकी रचना किसने की थी भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इनका एक उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का, क्या था? सन्यासी विद्रोह पे आधारित था ना। क्या नाम था? आनंद मठ। आनंद मठ मेरे पास रखा हुआ भी है, आनंद मठ इनकी, बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो उस आनंद मठ उपन्यास में, जो कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, तो उसी में वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो उसी वंदे मातरम गीत को कांग्रेस के मंच से पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और आगे चल करके ये जो गीत है वंदे मातरम गीत, ये भारतीय राष्ट्र आंदोलन का काफी लोकप्रिय गीत बन जाता है। और जो क्रांतिकारी थे, जो जितने भी लोग आंदोलन में शामिल होते थे, सब इस गीत को गाते थे। इस गीत को गाने से ना लोग एकदम राष्ट्रीयता से भर जाते थे। और अंग्रेज इस गीत से इतना खौफ खाते थे कि इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसको गाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में, जो कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन है, इसमें दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। दादा भाई नौरोजी ने धन का बहिर्गमन सिद्धांत प्रतिपादित किया था ना, कि किस तरह से भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है। तो इन्होंने ये बताया कि जो भारत का धन है वो रुपया पैसा के रूप में तो जा ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ की जो संपदा है, यहाँ की जो संपत्ति है, उसके रूप में भी भारत की जो अतुल्य संपदा है, संपत्ति है, धन है, वो बाहर जा रहा है। चाहे वो कपास के रूप में हो, चाहे वो नील के रूप में हो, चाहे वो चाय के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकता है। जो भारत में मिल रहा है भाई, जो चीजें हैं, जो हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है, जो हमारे यहाँ की धरती से निकल रहा है, चाहे वो लोहा हो, कोयला हो, सोना हो, कपास हो, चाय हो, नील हो, कोई मसाला हो, कुछ भी हो, जो हमारी धरती से उत्पादित हो रहा है, निकल रहा है, वो भी तो हमारा धन है ना। तो वो चीज भी जो है बाहर जा रहा था। तो ये सारा कुछ इन्होंने प्रतिपादित किया। और कांग्रेस ने सर्वप्रथम 12वें अधिवेशन में धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया। कांग्रेस का 13वां अधिवेशन अमरावती में आयोजित किया गया। कहां पर? अमरावती। कहां है भाई अमरावती? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है ना अमरावती। 1897 में यहां पर अधिवेशन होता है। सी शंकरन नायर, ये नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार जो है ना आपको जोड़ी मिलाओ के रूप में दे देगा कि कांग्रेस का अधिवेशन दे देगा। एक तरफ 13वां अधिवेशन, 14वां अधिवेशन, 15वां अधिवेशन, और दूसरे तरफ स्थान दे देगा, या फिर आपको वो दे देगा अध्यक्ष। तो आपको ध्यान में रखना होगा। 14वां अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1898 में। आनंद मोहन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी, बस नाम याद रखना है। 15वां अधिवेशन ये लखनऊ में हुआ था 1899 में। रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता की थी। 16वां अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था सन 1900 में, NG चंद्रावरकर। NG चंद्रावरकर, चंद्रावरकर नहीं है, चंद्रावरकर, यहाँ र लगेगा जो लगता है ना। उसके बाद 17वां अधिवेशन ये हुआ था कलकत्ता में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1901 में हुआ था कलकत्ता में 17वां अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी? दीनसा एदलजी वाचा ने। दीनसा एदलजी वाचा। और इस अधिवेशन में ना महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। देखो, जो महात्मा गांधी थे वो इस समय कहाँ थे भाई? दक्षिण अफ्रीका में थे। और दक्षिण अफ्रीका से वो अपने स्तर पर वहां पर काम कर रहे थे। तो वो जो है इस बीच भारत भी आते हैं। उनको लगता है कि भारत में भाई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सक्रिय है, मुझे भी उससे जुड़ना चाहिए। और कहते हैं कि महात्मा गांधी जी कुछ नेताओं के साथ पत्र व्यवहार भी किया करते थे। स्पेशली वो जो गोपाल कृष्ण गोखले जी है ना, उनको अपना गुरु मानते थे, तो उनके साथ भी पत्र व्यवहार वगैरह वो किया करते थे। कुछ भी उनको समस्या होती थी किसी चीज में, तो वो उनसे सलाह मशवरा किया करते थे। तो महात्मा गांधी जी को भी लगा कि भाई क्यों ना कांग्रेस से जुड़ा जाए। तो वो भारत आते हैं और कलकत्ता में अधिवेशन होना था, तो उन्होंने तय
तय किया कि भाई मैं कैसे करके भी इसमें शामिल होऊंगा, लेकिन वो आते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा जमता नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ है। और इस समय तक जो कांग्रेस था ना, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था कि हम जो है साल में एक बार मेंढक के जैसा टर करके टर्राते हैं तो सब कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ ने बोला 3 दिन का तमाशा, कुछ ने बोला याचना संस्था, भिक्षावृत्ति। तो इस तरह के चीजें बोली जाती थी इस समय कांग्रेस के लिए। मतलब कांग्रेस लोकप्रिय हो रहा था, लेकिन वो जो है अपनी नीतियों के चलते कांग्रेस के ही कुछ नेता कांग्रेस का एक तरह से समर्थन नहीं कर रहे थे नीतियों के कारण। ध्यान रखना, मतलब कांग्रेस लोकप्रिय तो हो रहा था, लेकिन अपनी नीतियों के चलते अपने ही कुछ नेताओं में, जो कि उग्र विचार वाले नेता थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी हो गए, लाला लाजपत राय जी हो गए, विपिन चंद्र पाल जी हो गए, तो ये थोड़े उग्र विचार वाले नेता थे। तो इनको कांग्रेस के उदारवादी नीतियां या फिर उदारवादी नेता वो पसंद नहीं थे। तो इस कारण से थोड़ा सा कांग्रेस में जो है थोड़ा सा मनमुटाव वाली स्थिति बनी हुई थी, मतभेद वाली स्थिति। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उस समय जो लॉर्ड कर्जन था, उसने क्या बोला था कि भाई जो कांग्रेस है वो मर रही है, धीरे धीरे मर रही है, और मेरी इच्छा है कि मैं उसको मरने में मदद करूं। ये वो बोलता है। क्यों? क्योंकि यही सब चीजों के कारण कि कांग्रेस के जो लोग हैं साल में कुछ दिन मिलते हैं, 3 दिन मिलते हैं, खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। और महात्मा गांधी जी को भी थोड़ा मजा नहीं आता है, फिर वो वापस अफ्रीका ही चल देते हैं, भाई मेरे लिए वही ठीक है, और वहां पर जो है अपने स्तर पर फिर से अपना काम आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस का 18वां अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में 1902 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। उसके बाद 19वां अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ, लाल मोहन घोष इन्होंने अध्यक्षता की। इसके बाद 20वां अधिवेशन ये बंबई में हुआ, सर हेनरी कॉटन, तो यूरोपीय व्यक्ति हैं तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद ये जो 20वां अधिवेशन है ना, इसमें पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये भी शुरुआत में कांग्रेस से जुड़े हुए थे और हिंदू मुस्लिम एकता के काफी प्रबल समर्थक थे ये मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन बाद में जो अंग्रेज हैं फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाते हैं ना, तो उसका ये शिकार हो जाते हैं और बाद में फिर पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाने लगते हैं। देखो मोहम्मद अली जिन्ना का जो शुरुआती जीवन था ना, जैसे भारत के जो तमाम जो बड़े बड़े नेता जो कि वकील थे और शुरुआत में एकदम बिल्कुल ठाट बाट से रहते थे, अंग्रेजी कल्चर को अपनाते थे, तो कुछ कुछ वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। और फिर जब वो कांग्रेस से जुड़ते हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम एकता ये वो चिल्लाने लगते हैं। लेकिन फिर कांग्रेस की नीतियों का अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का शिकार हो जाते हैं। बाद में फिर वो मुस्लिम लीग से जुड़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। 21वां अधिवेशन हुआ था वाराणसी में, जो कि 1905 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने अध्यक्षता की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 1905 का वाराणसी अर्थात बनारस काशी, वहां का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था अध्यक्षता। इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई थी। देखो जो स्वदेशी आंदोलन है वो किस कारण से हुआ था? तो बंगाल विभाजन के कारण। और ये जो 21वां अधिवेशन है ना, इस अधिवेशन के होने के पहले ही बंगाल का विभाजन हो चुका था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उसके बाद बाकी कुछ नेता, उनके द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसको जो है कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने समर्थन देने की बात कही थी। देखो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं वो खुद उदारवादी नेता थे, तो उनके द्वारा ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। वो भी थोड़े उदार प्रकार के नेता थे। लेकिन आगे चल करके ना 1906 में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व फिर उग्र विचार वाले नेता अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर भाई होली जलाओ, मतलब जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ, विदेशी वस्तुओं का त्याग करो, ये चीज बाद में आ जाता है। हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन को भी डिटेल में, बंगाल के विभाजन को भी। तो ये था 1905 का वाराणसी अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी जी के गुरु थे और इनको ना विपक्ष का नेता कहा जाता है। विपक्ष का नेता आपसे पूछा जा सकता है किसे विपक्ष का नेता कहा जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को। इसके बाद अगला अधिवेशन होता है सन 1906 में और अध्यक्षता किसने की थी? तो मैंने ऊपर बताया था ना, दादा भाई नौरोजी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कांग्रेस का 22वां अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, कहां पर हुआ था। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो जरूर लिखिएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा,
वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।